हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 6 करेंगे। इसके चैप्टर 5 हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका चैप्टर 6 करेंगे। फ्रेंड्स, 6th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम पहले कर चुके हैं। चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और 7th क्लास की हिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 7th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर 6 में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है। हम एक के बाद एक कंप्लीट एनसीईआरटी जो है 6th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ये हमारा छठा चैप्टर है। इसमें जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जो है बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी का कुछ भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको कंप्लीटली कवर करेंगे। हम इसमें कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो देखिए, आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव वाले चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। अब उसे स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते स्वरूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन, यानी गिरिपाद में कौन कौन से वन हैं? साल एवं सागवान के वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वतों की ढलान पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। तो वे कौन से वृक्ष थे? वो शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे। तो वे कौन से फूल थे? रोडोडेंड्रोन के जो हैं फूल थे। देखिए फ्रेंड्स, हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मनाली के आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो मनाली में जो है फ्रेंड्स बर्फ गिरती है। तो ये दिखाया गया है कि रोहतांग दर्रे पर जो है बर्फ, कुछ भूमि बर्फ से ढकी थी। ये देखिए, वो फूल जो है यहाँ पर इस चित्र में दिखाए गए हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो वन कहाँ उगते हैं? जहाँ पर वृक्षों के लिए तापमान उपयुक्त हो और वर्षा जो है परिपूर्ण हो, वहीं पर वन उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स, देखिए इस चित्र में जो है कांटेदार झाड़ियां दिखाई गई हैं। घास स्थल है। 1 मिनट फ्रेंड्स रुकिए, एक बार मैं ये जो है कंप्लीट देखती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है ये सब। तो देखिए, अब हम जो है यहाँ घास स्थल के बारे में पढ़ते हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, वो क्या होते हैं? घास स्थल। कांटेदार झाड़ियाँ, देखिए ये कांटेदार झाड़ियाँ इस चित्र में दिखाई गई हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थलों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, तो उपध्रुवीय प्रदेशों में कौन से वन होते हैं? शंकुधारी वन। और रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, तो कांटेदार झाड़ियाँ जो वो रेगिस्तानों में होती हैं। आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में, तो उष्ण आर्द्र प्रदेशों में कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वनों के बारे में जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां पर प्रवास करने वाले
वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो है वनों के बारे में पढ़ेंगे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे कौन से हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम ये पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो बॉक्स में दिया होता है एनसीईआरटी में, ये फ्रेंड्स वेरी इम्पोर्टेंट होता है, हम इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, बल्कि इसको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट ही ध्यान के लायक होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसको हम विशेष रूप से ध्यान से पढ़ेंगे। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। देखिए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन से पशु मिलते हैं, कौन से पक्षी मिलते हैं, कौन से पेड़ जो है यहाँ होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को और क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये घने वन, देखिए चित्र में मैं आपको ये आगे दिखाऊंगी, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो ये वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंध के पास जो है पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। तो यहाँ का मौसम जो है शुष्क नहीं होता, इसीलिए पत्तियां भी नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर नहीं पहुंच पाता। तो वनों के अंदर प्रकाश क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वृक्षों की मोटी वितान होती है, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते। तो यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, रोजवुड, आबनूस, महोगनी। फ्रेंड्स इसको ध्यान से पढ़िए, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि जो है पाए जाते हैं। देखिए ये चित्र में दिखाया गया है, ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए फ्रेंड्स, ये पढ़ते हैं हम, एनाकोंडा, विश्व का सबसे बड़ा सांप। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, एनाकोंडा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार देता और उसको खा जाता है। अब देखिए, हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बाद जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। तो ये कौन से वन होते हैं, मानसूनी वन। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहते हैं, वर्षावन भी कहते हैं। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाती हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि गर्मी सर्दी इस तरह से जो है चलती रहती है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सांगवान, नीम और शीशम है। तो इन वनों में कौन से जो वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सांगवान, ये दृढ़ काष्ठ वन होते हैं, नीम और शीशम। दृढ़ काष्ठ क्षेत्र, फ्रेंड्स ये नीम शीशम जो है हमारे एरिया में मिलते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं, फिर मैं आपको आगे कुछ बताऊंगी। पहले आप ये बताइए कि आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। हमारे स्टेट में फ्रेंड्स ये साल, सांगवान, नीम शीशम जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। फ्रेंड्स आज आप हमें जरूर बताएंगे कि आप कौन से स्टेट से हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं। तो इन प्रदेशों में कौन से जानवर पाए जाते हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। देखिए फ्रेंड्स इसके चित्र भी दिखाए गए। ये देखिए बाघ, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये बाघ है, ये गोल्डन लंगूर है फ्रेंड्स, और ये देखिए ये है हाथी। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में पढ़ेंगे कि शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में जो है ये स्थित हैं।
ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील, यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ जो हैं पाए जाते हैं। देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वनों में दृढ़ दृढ़ वृक्ष भी और मुलायम वृक्ष भी जो हैं पाए जाते हैं। अब देखिए हम शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में पढ़ते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं, तो यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बांज, ऐश और बीच। दोबारा फिर से पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम इसको, बांज, ऐश और बीच। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों के आम जानवर कौन कौन से हैं? हिरण, लोमड़ी और भेड़िए। देखिए फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कौन से शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? फिजेंट। देखिए ये चित्र में भी दिखाया गया, ये है फिजेंट और ये है फ्रेंड्स मोनाल, ये इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन इस प्रकार के होते हैं, ये चित्र में दिखाया गया है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी में जो है चित्र समेत जो है वर्णन किया गया और एक बहुत ही अच्छा वर्णन। डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो हमें एनसीईआरटी फ्रेंड्स पढ़नी ही पड़ेगी। ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्व किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबूवंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीव जो है कम है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग का चित्र जो है दिखाया गया है। देखिए हम फ्रेंड्स ये भी पढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। देखिए अब हम जो है शंकुधारी वनों के बारे में पढ़ते हैं कि शंकुधारी वन कौन से हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। देखिए टैगा के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। तो देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। तो इनके काष्ठ का उपयोग किस लिए किया जाता है? लुगदी बनाने के लिए। और लुगदी से क्या बनता है? सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है लुगदी। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो इन वनों के मुख्य पेड़ कौन से हैं? चीड़ और देवदार। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर जो हैं पाए जाते हैं। ये देखिए ये है शंकुधारी वन और ये यहाँ देखिए हिमाच्छादित शंकुधारी वन। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर वाइट जो आपको दिख रही है, ये यहाँ पर बर्फ गिरी हुई है।
अब हम घास स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर जो हैं पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ और हिरण। अब देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र में हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये जिराफ का चित्र जो है यहाँ दिखाया गया है। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अब हम कटीली झाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये कटीली झाड़ियाँ जो हैं पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने, देखिए फ्रेंड्स ये जो है हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ को मैं आपके ये बता दूंगी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वृक्षों वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि कुछ लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा ने सोचने लगी अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इस प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? तो कहाँ से मिल पाएंगे फ्रेंड्स? नहीं मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत? हाँ जी बिल्कुल। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। देखिए फ्रेंड्स ये चित्र में दिखाया गया ध्रुवीय भालू, ये वालरस और ये है फ्रेंड्स सील, ये इस चित्र में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये चैप्टर था हमारा इतना ही, लेकिन ये फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक बार डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स। घास स्थलों के जो है विभिन्न नामों से जाने जाते हैं विभिन्न प्रदेशों में। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल इन क्षेत्रों में इन नामों से जो है जाने जाते हैं। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ, इनको जो है ध्यान से पढ़िए। तो पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को किस नाम से जानते हैं? सवाना। ब्राजील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस। तो मैं एक बार फ्रेंड्स आपको फिर से पढ़ के सुनाऊंगी। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस। अब जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बारे को, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों को किन प्रदेशों में किन नामों से जानते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। मैं एक बार फ्रेंड्स फिर से पढ़ती हूँ। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो मैं आपको एक बार दोबारा फिर से दोनों को ही पढ़ के बताती हूँ। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस, अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। फ्रेंड्स हम इसका नेक्स्ट चैप्टर कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फ्रेंड्स एनसीईआरटी की ये सीरीज चली हुई है और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू चलेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को
कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर और हम नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।